हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो हम म्यूजियम स्पेसिमेन का जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें जो 10वां नंबर का म्यूजियम स्पेसिमेन है वो है नाजा। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। फाइलम इसका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिसके शरीर में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और जीवन के किसी न किसी अवस्था में फेरेंजियल गिल थ्रेड पाया जाए उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया यानी कि जो रेप्टोरियल मूवमेंट शो करते हैं, अपनी वेंट्रल भाग को, निचली सतह को, पेट वाले भाग को जमीन पर रगड़ते हुए चलते हैं, उन्हें रेप्टिलिया क्लास में रखा जाता है। ऑर्डर है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा मतलब स्क्वेमस, वो स्क्वेमस शब्द से बना हुआ है। स्क्वेमस का मतलब होता है छोटे छोटे सल्क, छोटी छोटी स्केल्स जो इनके शरीर पर पाई जाती है। तो जिस भी रेप्टाइल के शरीर पर छोटी छोटी स्केल पाई जाती है उसको स्क्वेमेटा में रखा जाता है। जीनस क्या है? नाजा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये नाजा जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये मिलता कहां पे है? तो इट इज साई रिजाइडिंग अंडर स्टोन। मतलब ये ज्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं आता है, ये अकेले रहना पसंद करता है, किसी पत्थर के नीचे या किसी मतलब पुराने दीवालों पर, जहां पर कचरा पड़ा हुआ है वहीं पर, समझ रहे हो ना? ठीक वेजिटेशन जहां पर बहुत घास फूस है वहीं पर, बिलों में, इन होल्स लिखा है ना। इट इज डायोर्नल। डायोर्नल मतलब ये दिन में अधिकतर निकलता है अपने भोजन को ढूंढने के लिए। ओविपेरस होता है यानी कि अंडे देने वाला होता है। एंड फीड्स ऑन फ्रॉग। क्या खाता है ये? फ्रॉग, लिजार्ड यानी छिपकलियां, रेट्स यानी कि चूहे, एंड अदर स्नेक, छोटे छोटे स्नेक को भी खा लेता है। इट हाइबरनेट्स इन द विंटर। खासकर ये ठंड ऋतु में, शीत ऋतु में ये छुपने का प्रयास करता है। अधिकतर बिलों के अंदर छुपे रहता है, बाहर नहीं निकलता है। ठीक, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन चाइना, फिलीपींस, इंडिया, मलाया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड अफ्रीका। ये इतने सारे देशों में अधिकतर पाया जाता है। नाजा नाजा इज फाउंड ऑल ओवर इंडिया। ये जो नाजा नाजा, जिसको आप इंडियन कोबरा या सामान्य भाषा में नाग के नाम से जानते हो, ये पूरे भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसका डायग्राम देख लीजिए। आप जो कॉपी में बनाएंगे ना, अब इस डायग्राम को बनाएंगे, इसको बनाएंगे और साथ में इसको भी बना लेना। ठीक, ये तो रियल डायग्राम है। अब नेमिंग वाला अपने कॉपी में बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए कमेंट को। सबसे पहला कमेंट वही बोल रहा है कि कॉमन नेम क्या है इसका? इट इज कॉमनली कॉल्ड इंडियन कोबरा या नाग, नाग सांप के नाम से जानते हो। ठीक, अब अपने भाषा में या अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में यदि और भी किसी नाम से जानते हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। क्या बोल रहे हैं? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इसके शरीर को सिर में, गर्दन में, और इसके ट्रंक में, इसके टेल में, 4 भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन याद रखना, इसका जो हेड और नेक होता है वो अलग से दिखता नहीं है। सिर और जो गर्दन है वो अलग से दिखाई नहीं देता है, जुड़ा रहता है। ठीक, द कलर ऑफ बॉडी इज ब्राउन या ब्लैकिश। इसका शरीर का रंग ब्राउन या ब्लैकिश होता है, बोल रहे हैं भूरा या काले रंग का होता है। इसके अलावा और भी रंग के हमको दिखाई देते हैं, तांबे कलर के या दूधिया कलर के, जो हम दूध का चाय पीते हैं उस कलर के, समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। वो तो वहां के हैबिटेट के हिसाब से, वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके शरीर का रंग बन जाता है। Body is covered with smooth oblique scales are arranged in 15 to 25 rows. The subcaudal form only 2 rows. Only 2 rows. ये 2 rows है। ठीक, ये ओनली 2 rows। ठीक, हाँ, इसका मतलब समझ लेते हैं कि कोबरा के शरीर में 15 से लेकर 25 कतारों में सल्क पाई जाती है उसके शरीर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, उसके शरीर में जो ये सल्क पाए जा रहे हैं, देखो तो ये अगर ये एक कतार हो गया, एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ऐसे गिनते जाओगे ना, 1 2 ऐसे गिनते जाओगे तो लगभग ये 15 से 25 यहाँ पर लाइन मिलेंगी स्केल की या सल्क की।
जबकि उसके वेंट्रल भाग पर तो ये बड़ा सा एक कतार मिलेगा पूरे बॉडी को क्रॉस किया हुआ, लेकिन जब पूंछ की तरफ जाओगे ना, पूंछ की तरफ दो कतारें मिलती है निचले साइड पर, उसको कॉडल सब कॉडल रोज कहा जाता है। ये देख लीजिए उसके पूंछ भागों पर, ये ध्यान से देखिए तो ये तो सिर भाग पर ये एक लेयर हो गया, इसके पूंछ भाग पर देखिए, ये पूंछ भाग पर पूंछ का हिस्सा हो गया, ये डबल लेयर में दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, ये डबल लेयर दिख रहा है स्केल का, सल्क का। ठीक, तो शरीर के पीठ पर 15 से 25 कतारें सिर से पूंछ तरफ सल्क की पाई जाती हैं, जबकि वेंट्रल पार्ट पर पूंछ की तरफ केवल 2 कतारें मिलती हैं, जबकि बाकी तरफ केवल ये एक ही कतार मिलती है वेंट्रल भाग पर, निचले हिस्से पर, है ना। अगला देखिए, हेड इज नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नेक। हेड, इसका जो सिर होता है ना, वो गर्दन से बिल्कुल अलग नहीं होता है, वो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हेड बियर माउथ वेरी स्मॉल आई विथ राउंड प्यूपिल। अब क्या बोल रहे हैं, इसके सिर जो होता है ना, सिर में मुंह भी पाए जाते हैं, छोटे आंख भी पाए जाते हैं, आंख में गोल वाला प्यूपिल भी पाया जाता है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये मुंह भी है, ये नोस्ट्रिल भी है, ये छोटा सा आंख भी है, राउंड प्यूपिल है जिसमें, ठीक, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है राउंड प्यूपिल है वहां पर। ये जो नोस्ट्रिल पाया जा रहा है, नाक का हिस्सा पाया जा रहा है, यहाँ पर दो स्केल के बीच में पाया जाता है, दो सल के बीच में पाया जाता है। इस एक सल को क्या बोलते हैं हम लोग, नेजल स्केल, ये नेजल स्केल, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेजल स्केल, इंटरनेजल स्केल। इंटरनेजल स्केल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइड में आपको तो नाक का होल दिखाई दे रहा है, उस साइड में भी नाक का होल होगा, और दोनों नोस्ट्रिल के बीच में ये, दोनों नाक के बीच में ये स्केल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेजल स्केल। तो ये जो नेजल वाला हिस्सा, नाक वाला हिस्सा पाया जा रहा है, नोस्ट्रिल पाया जा रहा है, ये नोस्ट्रिल कहां पर है, नोस्ट्रिल कहां पर है, नोस्ट्रिल बोलने पर नेजल और इंटरनेजल के बीच में। देख लीजिए, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट बिटवीन नेजल एंड इंटरनेजल शील्ड। शील्ड और स्केल वही है, बस जो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको शील्ड कह देते हैं, नहीं तो वो स्केल ही है, सल के ही है। तो सल के जब थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेता है तो उसको शील्ड कह देते हैं, ठीक, नहीं तो स्केल कहते हैं सामान्य भाषा में, थोड़ा बड़ा हो जाए तो शील्ड कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक इज डायलेटेबल एंड द सर्वाइकल रिब्स आर, ये आर है, सर्वाइकल रिब्स आर, बस थोड़ा सा रुक जाए ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कमेंट देखिए, नेक इज डायलेटेबल। आप नाग सांप का गर्दन को देखे होंगे, वो जब फूंक मारता है या जहर फेंकता है या आपको डराता है, तो अपने गर्दन में हवा भर लेता है और गर्दन को फैला देता है, जबकि जब सामान्य रहता है, स्थिर रहता है, तो गर्दन एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक, ऐसा कैसे संभव होता है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ की जो पसलियां थी उसकी, गर्दन वाली जो पसलियां सर्वाइकल रिब्स थी, सर्वाइकल रिब्स नॉर्मली तो ये सीधे झुके रहते हैं, लेकिन जब उनको गर्दन को फैलाना होता है, फन बनाना होता है, जिसको फन कहते हो ना लोग, हुड, जब फन बनाना होता है तो उसको फैला देते हैं, तो रिब्स ऐसे हो जाते हैं, पसलियां ऐसे हो जाती हैं, इनको सर्वाइकल रिब्स कहते हैं। तो सर्वाइकल रिब्स कब फैलती हैं जी, जब वो हुड बनाता है, फन बनाता है, तो रिब्स फैल जाते हैं, जब नॉर्मल रहता है तो रिब्स ये सिकुड़ जाते हैं, समझ लीजिए इधर झुक जाते हैं नीचे तरफ, पीछे तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हाँ देखिए, नेक इज डायलेटेबल, नेक फैल सकता है, एंड द सर्वाइकल रिब्स आर इलोंगेटेड, सर्वाइकल रिब्स लंबे लंबे होते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द नेक, गर्दन का फैलना, एंड द सर्वाइकल रिब्स फॉर्म द हुड, गर्दन फैल करके सर्वाइकल रिब्स के साथ, पसलियों के साथ क्या बनाती है, वो हुड बनाती है, जिसको फन कहते हो आप। तो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है फन, फन होने पर क्या होता है, हवा भर पाता है और अपनी जहर को दूर तक फेंक पाता है, ठीक है, बहुत खतरनाक दिखाई देता है।
अगला देखें, द अपर सरफेस ऑफ द हुड बियर बाइनोसिलेट मार्क। इधर देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पर ये सांप का पीठ दिख रहा है, उस पीठ में दो मार्क दिख रहे हैं, दो गोले गोले जैसे संरचना दिख रही है और यू आकार के शेप से जुड़ा हुआ है। दो मार्क है, इसलिए उसको क्या बोलते हो, बाइनोसिलेट मार्क, ठीक, या डाइसिलेट मार्क। डाई यानी दो, बाइनो यानी कि दो, ठीक है ना, उसको स्पेक्टिकल मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द अपर सरफेस ऑफ द हुड, हुड के ऊपरी सतह पर बियर बाइनोसिलेट मार्क टू विच पीपल कॉल ए मार्क ऑफ स्पेक्टिकल। इसी को क्या कहते हैं, लोग किस नाम से जानते हैं, स्पेक्टिकल मार्क्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखें 10वां नंबर पे, द लोअर सरफेस ऑफ द हुड बियर टू डार्क राउंड स्पॉट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंदर की तरफ भी दो डार्क राउंड स्पॉट मिलते हैं जो कि 4-4 स्केल में फैले होते हैं। देखिए, रनिंग टू 4 स्केल सराउंडेड बाय व्हाइट लेटरल बॉर्डर। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए वेंट्रल सतह पर, ये तो पीठ पर स्पेक्टिकल मार्क था, अब मैं बोला कि वेंट्रल सतह पर देखिए ये दो स्पॉट दिख रहे हैं और यहाँ पर 4 स्केल को घेरे रहते हैं। ये काला कलर, काला धब्बा 4 स्केल में रहता है और चारों तरफ इसके व्हाइट कलर के आपको बॉर्डर से घिरा होता है पूरा। देखिए व्हाइट कलर का दिख रहा होगा बॉर्डर, ये व्हाइट कलर के बॉर्डर से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोरियल पीट इज एब्सेंट। लोरियल पीट अगर होता तो कहां पे होता, ध्यान से देखिए, इसके नोस्ट्रिल मतलब नाक और आंख के बीच में एक छेद होता, इधर भी और इस साइड भी, दोनों साइड आंख और नाक के बीच में एक एक छिद्र होता, एक एक गड्ढा होता है जिसको मैं लोरियल पीट कहता। इसका काम क्या होता कि ये इंफ्रा रेड रेडिएशन को महसूस कराता। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे चूहे, जैसे चिड़िया, छछुंदर, इनके शरीर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते रहते हैं, उसको महसूस करते। जिनके पास लोरियल पिट होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को महसूस करते हैं और भाप लेते हैं कि उसका शिकार किधर है, तो शिकार को ढूंढने में वो मदद करता है। लेकिन कोबरा में लोरियल पीट अब्सेंट होता है। ठीक, कोबरा में लोरियल पीट अब्सेंट होता है। चलिए अगला, फ्रंटल शील्ड इज ट्रंकेटेड। फ्रंटल शील्ड मतलब सबसे सामने की तरफ जो स्केल है, जो बड़ा हो गया, जिसको मैं शील्ड कह रहा हूं, वो ट्रंकेटेड होता है, यानी कि ब्रांच होता है। कैसे ब्रांच होता है देखिए, तो ये देखिए सामने का शील्ड, देखिए मैं इसको व्हाइट कलर से घेर दे रहा हूं, ये सामने का शील्ड है, ये बस थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर देता हूं। ये कोबरा के सामने का व्यू है, ये देखिए इधर भी एक किनारा हो गया, इधर भी एक किनारा हो गया, तो ट्रंकेटेड मतलब दो भागों में ब्रांच टाइप का हुआ हो, इसको क्या बोलते हो, फ्रंटल शील्ड। और मैं जो बोला था नोज होता है, नाक पाई जाती है, इसका नोस्ट्रिल होता है। वो नोस्ट्रिल कहां पे होता है देखो तो जी, यहाँ पे नाक होता है इसके, यहाँ पे तो नाक के बीच में जो ये स्केल होता है, यहाँ पर जो स्केल होता है उसको बोलते हो, यहाँ पे दो स्केल होगा ना, इंटरनेजल सील्ड बोल दीजिए आप उसको, है ना, यहाँ पे एक हो गया ऐसे सील, यहाँ पे एक हो गया ऐसे। ठीक, चलिए कमेंट पे आते हैं अब। अगला कमेंट देखें, 3 पोस्ट ऑकुलर स्केल्स आर प्रेजेंट। पोस्ट ऑकुलर स्केल मतलब क्या होता है, आंख के पीछे 3 स्केल मिलेंगे। देखिए ये आंख है, तो आंख के पीछे आपको 3 स्केल मिलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑकुलर स्केल। संख्या में कितना हो गए, 3 हो गए। पोस्ट ऑक्यूलर स्केल, ठीक, आंख के पीछे 3 स्केल होंगे। अगला देखिए, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड इज लार्ज एंड टच द आई एंड द नेजल शील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही लिखना है एग्जाम में। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट कमेंट चल रहा है भाई, है ना, बेकार कमेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट कमेंट है।
ये देखिए थर्ड सुप्रालेबियल सील्ड, मतलब इसका माउथ यहां पर है, तो मुंह के ऊपर को सुप्रालेबियल बोलते हैं, मुंह के नीचे को इंफ्रालेबियल कहते हैं। तो मुंह के ऊपर को यदि सुप्रालेबियल कहता हूं तो स्केल की संख्या गिनिए, ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं काउंट कर रहा हूं स्केल की संख्या को। मान लीजिए ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ऐसे जा रहा है। ठीक, जबकि सामने वाला तो फ्रंटल स्केल था, फ्रंटल शील्ड बोलो या स्केल बोलो, ये था। ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो मैं गिना हूं ये अभी, ये थर्ड सुप्रा लेबियल, नहीं, थर्ड को थर्ड बोलेंगे ना, तीसरे नंबर को थर्ड बोलेंगे। ये सब के सब सुप्रालेबियल शील्ड हैं, सुप्रालेबियल शील्ड, ये सब के सब सुप्रालेबियल शील्ड है। लेकिन आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर केवल एक को, थर्ड नंबर को देखिए, ये थर्ड नंबर का देखिए, तो यहां से ऐसे ये, अब इस ये किसको किसको टच किया, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए थर्ड सुप्रालेबियल सील इधर नेजल को, नेजल सील्ड को यानी नेजल स्केल को टच किया है, और इधर से आंख को टच किया है। तो थर्ड सुप्रालेबियल सील टच टू नेजल सील्ड एंड आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये किसका, कोबरा का। यहां पर थर्ड नंबर का, थर्ड सुप्रालेबियल सील टच टू आई एंड नेजल सील्ड। ये ऊपर के सब जितना नंबरिंग किया हूं वो सब सुप्रालेबियल सील्ड है। ठीक, चलिए अगला कमेंट देखिए, पॉइजन फेंजेस। पॉइजन फेंज मतलब कोबरा के दो दांत होते हैं जो जहरीले होते हैं, दोनों तरफ एक एक, एक राइट में एक लेफ्ट में, बाकी उसके पीछे एक से लेकर तीन दांत हो सकते हैं। यहां पर डायग्राम में देख लीजिए, मान लीजिए ये दांत, ये देखिए डायग्राम में देखिए, तो चलो जूम कर रहा हूं मैं, देखिएगा ये एक दांत, ये एक दूसरा दांत, ये दोनों फेंज हैं। उसके पीछे एक दो तीन, एक से लेकर तीन दांत हो सकते हैं, वो एसेसरी टीथ कहलाते हैं। कि जब भी अगर ये पॉइजन टीथ यानी कि फेंज जब टूट जाएगा तो उसका जगह ये पीछे वाले दांत ले लेंगे। नहीं तो कोबरा में तो बहुत तकलीफ में आ जाएगा जी कोबरा, यदि कभी उसके फेंज टूट गए, दांत टूट गए, तो फिर जहर किससे निकालेगा वो। तो उसके जगह लेने के लिए पीछे एक या दो या तीन दांत लाइन में रहते हैं, जो कि अगर फेंज टूट गया तो उसका जगह ले लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको। ठीक है, तो यही, तो पॉइजन फेंज यानी कि जहरीला दांत संख्या में कितना होता है, टू इन नंबर, दोनों साइड एक एक, राइट और लेफ्ट, आर फॉलोड बाय 1 to 3 स्मॉल टीथ, एक से लेकर के तीन छोटे छोटे दांत उनके पीछे रहते हैं। जब भी पॉइजन दांत टूट जाता है तो उसका जगह ले लेते हैं हम लोग। अगला, पॉइजन ग्लैंड, मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड, टू इन नंबर। भाई जितना पॉइजन टीथ होगा उससे जुड़े हुए उतना पॉइजन ग्लैंड होंगे, विष ग्रंथि। तो देखिए यहां पर ऐसा था, ये मान के चल लेते हैं ये पॉइजन टीथ था, तो यहाँ पॉइजन ग्लैंड होगा ऐसे, उधर के लिए ऐसे होगा, देखिए अब जूम कर रहा हूं मैं, देखिएगा ये पॉइजन टीथ से ग्लैंड जुड़ा है, पॉइजन टीथ से ग्लैंड जुड़ा है, दोनों साइड में एक एक ग्लैंड होगा जिसके अंदर जहर भरा होगा, न्यूरोटॉक्सिन, वेनम यानी कि जहर, न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। कि जब भी ये कोबरा किसी को काटता है तो उसके शरीर में न्यूरोटॉक्सिन जहर को छोड़ देता है, तो सामने वाले का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, लंग्स डैमेज हो जाता है। लंग्स क्यों डैमेज होगा, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब काम नहीं करेगा, सांस नहीं ले पाएंगे तो पैरालिसिस होकर मारा जाएगा। खैर वो अलग बात है, अब बाद में बात करेंगे। पहले यहां देखिए, मतलब पॉइजन ग्लैंड ये बदले हुए रूपांतरित रूप है सलाइवरी ग्लैंड के लार ग्रंथि के, लार ग्रंथि ही सलाइवरी ग्लैंड ही बदल गया है विष ग्रंथि में, पॉइजन ग्लैंड में, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन ग्लैंड है ये। ठीक, तो देख लीजिए
कि पोइजन ग्लैंड यानी मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड जो संख्या में 2 है आर कनेक्टेड विथ फेंज, दोनों विष ग्रंथि, दोनों विष दंत से, जहरीले दांत से दोनों के दोनों जहरीला ग्रंथि जुड़ा रहता है। जब भी काटा जाता है तो उस ग्रंथि से जहर निकाला जाता है दांतों के द्वारा। दांत में छेद पाई जाती है, दांतों में होल होते हैं, उस होल से जहर निकलता है बाहर। टेल इज सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग पोस्टेरियरली, इसके जो टेल होता है ना बेलनाकार होते हैं, चपटे नहीं होते मछली जैसे भाई, गोल होते हैं बेलन जैसे। इसके पूंछ को देखिए ना आप, इधर पूंछ को देखिए, बेलन जैसे गोल होते हैं, पीछे की तरफ ये डायरेक्टेड रहते हैं। अगला, कोबरा इज डेडली पॉइजनस, कोबरा बहुत ही खतरनाक तरीके का जहरीला सांप होता है। जब काटता है तो समझ लीजिए 99% चांस है कि सामने वाला व्यक्ति मारा जाएगा। एंड इट्स वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक एंड फेटल, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। जब भी काटता है सामने वाले व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को डैमेज कर देता है। और यदि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड डैमेज हो गया तो सारी सोचने समझने की क्षमता और हमारी बॉडी के जितने बाकी सिस्टम है, 10 सिस्टम जो हैं, वो सारे के सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा श्वसन तंत्र। क्योंकि अगर हम 2 मिनट भी सांस नहीं लेंगे तो मारे जाएंगे। तो जब श्वसन तंत्र डैमेज हो जाता है तो हम बहुत जल्दी मारे जाते हैं। ठीक, हमको पैरालिसिस जैसी संरचनाएं, मतलब पैरालिसिस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। When it bites, जब ये सांप काटता है, 2 बाइट मार्क, 2 फेंज है इसके पास, फिर 2 बाइट मार्क मिलेंगे। देयर इज लाइट पेन, वहां पर थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन होगा, वहां पर जलन होगी। एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, और फाइनली डेथ हो जाएगा क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, तो सांस नहीं ले पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एस्फिक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम मारे जाएंगे। ठीक, अगला देखिए, 3 टाइप ऑफ कोबरा आर फाउंड इन द इंडिया, इन इंडिया। ये देखिए, ये बाइट मार्क दिखाएगा, देखिए तो ये काटने पर ये 2 बाइट मार्क मिलेंगे और दांत नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये समझ लेना कोई पॉइजनस स्नेक ने काटा है। तो 3 टाइप ऑफ कोबरा आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 3 प्रकार कोबरा मिलते हैं। मैं पहले डायग्राम दिखा देता हूं, सब समझ में आ जाएगा। एक को बोलते हो नॉन सिलेट कोबरा, ये ए सिलेट कोबरा, मतलब जिसके हुड के पीछे की तरफ किसी प्रकार का कोई मार्क ना हो, किसी प्रकार का कोई स्पेक्टिकल मार्क ना हो, कोई मार्क नहीं है, तो उसको नॉन सिलेट या एज सिलेट कोबरा बोलते हैं। नो स्पेक्टिकल मार्क ऑन द डार्सल रीजन ऑफ हुड। अगला देखिए, मोनोसिलेट या यूनिसिलेट, यदि एक ही राउंड जैसी एक स्पेक्टिकल मार्क हो तो ओनली वन स्पेक्टिकल मार्क ऑन डार्सल रीजन ऑफ द हुड, नीचे लिखा है देखिए, तो उसको मैं मोनोसिलेट या यूनिसिलेट कहता हूं। बाइनोसिलेट या डायोसिलेट किसको कहते हैं? जिसके पीठ में 2 मार्क और आपस में यू से घिरा हुआ हो। ठीक, तो उसको मैं क्या कहता हूं? बाइनोसिलेट या डायोसिलेट कोबरा। इसका मतलब 2 स्पेक्टिकल मार्क ऑन द डार्सल रीजन ऑफ हुड। बस 1 मिनट, थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं। मोनोसिलेट ए सिंगल ओवल मार्क, एक सिंगल अंडाकार मार्क होता है, सराउंडेड बाय एलिप्स फाउंड इन बंगाल। ये एलिप्स मतलब एक घेरे से घिरा होता है, देखिए तो ये एक घेरे से घिरा हुआ है, अंडाकार मार्क है। और ये अधिकतर कहां मिलता है बोलने पर? ये बंगाल में देखने को मिलता है। बाइनोसिलेट्स ने कहां मिलते हैं ज्यादातर? स्पेक्टिकल लाइक मार्क कनेक्टेड बाय यू, यहाँ पर 2 स्पेक्टिकल मार्क मिलेंगे और यू जैसे आकृति से जुड़ा होगा। देखिए ये वाला, 3rd नंबर वाला जो दिख रहा है आपको, यही है। ये वाला देखिए यू जैसे आकृति से जुड़ा है ना, ये हो गया। फाउंड इन महाराष्ट्र, कहां पे मिलेगा ये? महाराष्ट्र में खासकर देखने को मिलता है। पहला वाला बंगाल था, दूसरा वाला महाराष्ट्र हो गया। तीसरा देखिए, नॉन सिलेट, नो मार्क ऑन हुड, हुड में कोई मार्क नहीं मिलेगा। फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इस जगह पे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर मिलते हैं ये सांप। ये जो मोनोसिलेट, बाइनोसिलेट, नॉन सिलेट हैं, ये अधिकतर ज्यादातर यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग जगहों पर, हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हमने कोबरा के बारे में, यानी कि इंडियन कोबरा, भारतीय नाग के बारे में लगभग 20 कमेंट के बारे में पढ़ा।
तो जितने भी सल्क के बारे में पढ़ा, जो पॉइजन ग्लैंड, हुड के बारे में पढ़ा, इन सभी कैरेक्टर को आप याद कर लेना और अपने कॉपी में जो डायग्राम बनाएंगे, केवल एक ही डायग्राम बनाना। कौन सा डायग्राम बनाएंगे आप? इस डायग्राम को बनाएंगे, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ठीक। और 20 कमेंट में से बेहतर बेहतर कोई 5 से लेकर 10 कमेंट आपके कॉपी में लिख लीजिए और एग्जाम के समय, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम के समय कोई 5 कमेंट, बेहतर कमेंट को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत जबरदस्त मार्क मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर ऐसे किसी दूसरे म्यूजियम स्पेसिमेन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।